हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हर दिन की तरह आज फिर से आप सभी के बीच हूं और हम लोग अभी जेपीएससी जैक पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस करेंगे। और जिस किसी का भी हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे शानदार क्लासेस चल रही है और यहां से आप पेपर 2 में शानदार स्कोर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, हमारे ऐप के साथ जुड़कर। तो चलिए, अभी क्लासेस में आप अगर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, आपको पता होगा कि हम सभी अभी कहां तक पहुंचे हैं, मिडाबल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अभी हमने गुलाम वंश को कंप्लीट कर लिया है। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? क्यूमर्स। गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? क्यूमर्स। यानी जो एक शिशु था, बालक था, है ना, छोटा सा बालक था और उसके पिता थे केकुबाद, जिसको कि लकवा मार गया था पैरालिसिस होने के कारण। सरदारों ने नाम मात्र के शासक क्यूमर्स को बैठा दिया और बाद में क्यूमर्स और केकुबाद को मारकर उसका ही दीवाने अर्ज यानी सेनापति। दीवाने अर्ज क्या होता है? सैन्य विभाग होता है, ठीक है। दीवाने अर्ज गुलाम वंश के जो शासक थे आपका बलबन ने अपने समय में दीवाने अर्ज नामक एक डिपार्टमेंट बनाया था, जो कि सैनिकों के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट था। तो जलालुद्दीन खिलजी उसी पद पर कार्यरत था और जब सत्ता कमजोर हुई बलबन के बाद, जब केकुबाद बना शासक और उसके बाद उसके लकवा मार गया, तब क्यूमर्स बना। इसके बाद क्या हो गया ना, ये शक्तिशाली हो गया। दीवाने अर्ज सारी सेना इसके कंट्रोल में थी, ये शक्तिशाली हो गया। इसने केकुबाद और क्यूमर्स दोनों को मारकर सत्ता पर अपना स्थान पक्का किया और खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की कुछ स्पेशल विशेषताएं हैं जिसके कारण इसको खिलजी क्रांति कहते हैं। इसलिए हमने पहले डाल दिया खिलजी वंश के पहले आपको खिलजी क्रांति समझना हो। क्रांति मतलब क्या होता है? जब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव होता है, किसी चीज में बहुत बड़ा जब बदलाव होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांति, रिवोल्यूशन कहते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना विशेषकर दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक क्रांति थी, एक रिवोल्यूशन थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है बलबन ने अपने शासन काल में कौन सी नीति अपनाई? लौ और रक्त की नीति अपनाई, सबको अपने ताकत के दम पर दबा कर रखना। दूसरा उसने नीति अपनाई क्या? उच्च वंश, है ना, कुलीन वंश का व्यक्ति ही शासक बन सकता है। निम्न कुल का व्यक्ति को देखते ही वह उत्तेजित हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। यानी बलबन ने सत्ता का यह आइकॉन सेट कर दिया था, तो उच्च वंश का व्यक्ति ही सत्ता पर विराजमान हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को खिलजियों ने खत्म किया, क्योंकि यहां सिर्फ तुर्को ही सत्ता में नहीं थे, बल्कि गैर तुर्क लोग भी सत्ता में रहे। और यानी कह सकते जो उच्च वंश, उच्च नस्ल, उच्च कुल का सिद्धांत था, उसको खत्म किया। सत्ता में दमन के माध्यम से सत्ता करना, इसको भी खत्म किया, और विशेषकर जलालुद्दीन खिलजी के काल में। इसलिए इसको क्रांति का काल बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं और बता दें, अभी संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का ये सेशन रहेगा, इसके बाद हमें अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है। इस वंश का सबसे महान शासक अगर कोई था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। और पूरे सल्तनत का यहाँ जो 5 राजवंशों ने शासन किया, इन 5 में भी अगर सबसे महत्वपूर्ण शासक पूछा जाएगा कौन था, तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे महान शासक थे। इनका कार्यकाल भले ही कम रहा, लेकिन यह सबसे महान शासक में इन्हीं का नाम आता है, जो कि खिलजी वंश से संबंधित थे। तो चलिए आज खिलजी वंश का इंट्रो क्लास में हम सभी प्रवेश करते हैं और आज सबसे पहले समझेंगे खिलजी क्रांति क्या था। सत्ता पर तुर्क अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति। सत्ता पर सिर्फ तुर्क अमीर वर्ग ही रहेगा, उस अधिकार की यहाँ पर समाप्ति। यहाँ पे देखिए थोड़ा, एक्चुअली ये वर्ड में ही, इसको मैं पीडीएफ नहीं कर पाया हूं, तो कभी कभी स्पेलिंग बदल जाता है। तो वर्ग है, अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति हो गई कि अमीर वर्ग ही सत्ता पर रहेगा, ये जरूरी नहीं है। अब श्रेष्ठ पद जातीय और नस्लीय आधार पर नहीं, अपितु योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पूरे खिलजी वंश में चला। योग्यता के आधार पर हर किसी को पद दिया गया, जिसमें योग्यता है उसको पद दिया गया। इसके पहले बलबन ने क्या किया था? अपना राजत्व का सिद्धांत चलाया था, जो रक्त की शुद्धता और उच्च कुलीनता पर आधारित थी। खिलजियों ने इसे समाप्त कर दिया और इसीलिए इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है ना। खिलजी क्रांति यानी रिवोल्यूशन। इस क्षेत्र में एक बड़ा रिवोल्यूशन किया इसने। बलबन ने जिस चीज को सेटअप कर दिया था, जिस व्यवस्था को, यहां पर इसने उसे क्या किया?
खत्म कर दिया बदलाव के साथ। यद्यपि आपको पता है कि जो खिलजी सुल्तान थे वो भी तुर्क थे, लेकिन इसने बदलाव इस सेंस में किया कि प्रशासन में गैर तुर्कों को भी स्थान दिया, जबकि बलबन क्या कहता था, जो उच्च नस्ल का है ना, उच्च कुल का है, वही सत्ता में रह सकता है। उच्च वंश का कौन है, सिर्फ तुर्क है, गैर तुर्क नहीं है। उसको उन्होंने कहीं भी सत्ता में स्थान नहीं दिया। साम्राज्यवादी और आर्थिक नीतियों में भी उग्र और प्रबल परिवर्तन हुए। पहली बार दक्षिण भारत में अभियान चलाया गया, दक्षिण भारत को जीता गया। ये पहली बार हुआ कि उत्तर भारत का शासक दक्षिण भारत को जीतने के लिए चला। इन सभी परिवर्तनों के कारण, आमूलचूल परिवर्तनों के कारण, दो इतिहासकारों का नाम याद रखिएगा, हबीब एवं आरपी त्रिपाठी। इतिहासकार है हबीब एवं आरपी त्रिपाठी। उसने खिलजी वंश के में जो परिवर्तन हुआ है इसको खिलजी क्रांति का नाम दिया है। यह भी प्रश्न आता है कि खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के नाम से किसने संबोधित किया है, हबीब और आरपी त्रिपाठी। जैसे मैंने पहले कहा, इस वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अब हम लोग बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कि इसका शासनकाल कैसा रहा, इसने कौन कौन से कार्य किए और सत्ता की प्राप्ति से किस प्रकार हुई। हमने इंट्रो में ही कह दिया था कि यह दीवाने अर्ज के पद पर कार्यरत था। कब, गुलाम वंश के अंतिम शासक केकुबाद के काल में। ठीक है, केकुबाद के काल में यह दीवाने अर्ज यानी सेनापति के पद पर कार्यरत था। जलालुद्दीन केकुबाद का आरिज मुबालिक था। केकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की भी उपाधि दी थी और बरन का राज्यपाल बनाया था। 2-3 पॉइंट बनेगा। केकुबाद के समय जलालुद्दीन खिलजी किस पद पर था, आरिज मुमालिक। आरिज मुमालिक क्या होता है, जो दीवाने अर्ज सैन्य का विभाग है उसका जो हेड होता है, सैन्य विभाग का जो हेड होता था उसी को कहते थे आरिज मुमालिक। जो सैन्य विभाग का हेड होता था वो क्या कल आरिज मुमालिक, यानी एक प्रकार से इसको सेनापति समझिए। इसके अलावा केकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी और बरन, एक क्षेत्र था बरन दिल्ली सल्तनत का, वहां का यह राज्यपाल था। यानी जलालुद्दीन खिलजी सत्ता में आने से पहले कहां का राज्यपाल था, तो बरन का राज्यपाल था। इसके बारे में और एक बात जान लीजिए कि यह सेनापति था, तो दिल्ली से मतलब नहीं था, जहां अगर कुछ हो रहा है तो तभी वो कुछ हो रहा है तो अभियान में रहता था, दिल्ली से उसका मतलब था नहीं। तो कोतवाल, जो दिल्ली का कोतवाल, नगर का जो कोतवाल था जिसका नाम था फखरुद्दीन, दिल्ली का नगर कोतवाल कौन था, फखरुद्दीन, इसी के आमंत्रण पर यह दिल्ली आया। इसने ही उसके कान में फूट डाली कि आपको यहाँ पर गद्दी संभालनी चाहिए, शासक बिल्कुल कमजोर है, आप वहां क्या कर रहे हैं। उसने पहली बार उसके कान में चीज भरा, कोतवाल फखरुद्दीन ने, आपको सत्ता संभालनी चाहिए। तब इसके दिमाग में आया और इसने क्या कर दिया, किलो खरी, क्या कही, किलो खरी के महल में अपना राज्याभिषेक कराया, है ना, कि हम राजा बनेंगे। राजा बनने से पहले राज्याभिषेक होता है, पूजा पाठ होता है, वो इसने कराया। कहां पे कराया, किल्लू खरी के महल में। ये बार बार पूछा जाता है। और किल्लू खरी का महल किसने बनाया था, जो शासक थे केकुबाद, इसने ही किल्लू खरी का महल बनाया था। उसी महल में इसने बगावत कर दिया और सत्ता को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अपना पहले इसने क्या किया, राज्याभिषेक कराया है कि हम राजा बनेंगे, राजा बनने से पहले हमारा अभिषेक होना चाहिए। ठीक है, तो वो इसने अपना अभिषेक कराया। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात कर ले हम, यह उदार प्रवृत्ति का शासक था, कोई क्रूर नहीं था, उदार निरंकुश शासक। निरंकुश, जब राजतांत्रिक व्यवस्था है तो शासक तो निरंकुश रहता ही है, लेकिन कैसा निरंकुश, उदार निरंकुश, उदार निरंकुश। इसने अपने शासन काल में घोषित किया है कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। यानी इसने जो एक टैग था दिल्ली सल्तनत पर किया, इस्लामिक सत्ता है, इसने साफ साफ कर दिया कि भारत एक बहुत बड़ा हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहां पर हम अगर पूर्णतः कह देंगे कि नहीं हमारा जो सत्ता है इस्लामिक राज्य है, तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह वास्तविकता को समझता था। इसीलिए इसने पहले घोषित कर दे कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता, पूर्णतः इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। जलालुद्दीन उदार प्रवृत्ति का सुल्तान था, विरोधियों के प्रति उसने दुर्बल नीति अपनाई, ये कठोर निर्णय नहीं लेता था। उदार प्रवृत्ति का, जिसको दयालु टाइप का व्यक्ति था, वह कहता था मुसलमानों का रक्त बहाने की उसकी आदत नहीं,
क्योंकि अगर वो कुछ करता है, युद्ध करता है, आखिर रक्त एक तरफ से नहीं बहेगा, दोनों का बहेगा, है ना। हिंदुओं से लड़ते हैं, हिंदुओं का ज्यादा बहेगा, मान लीजिए आपकी सत्ता है, लेकिन मुसलमानों का भी तो बहेगा। इसीलिए कहते थे कि वो क्या, मुसलमानों का रक्त बहाने की उनकी आदत नहीं है ना। यानी मुसलमानों को हम सुरक्षित जीवन देना चाहते हैं, उसको रक्त बहाने के लिए उस दिशा में हम लेकर नहीं जाना चाहते हैं। ये साफ साफ इन चीजों को कहते थे। यानी इससे पता चलता है कि वह युद्ध नीति के खिलाफ थे और शांतिप्रिय जीवन में यकीन करते थे। इसके काल में कुछ घटनाएं हुई हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखनी चाहिए। कुछ घटनाएं हुई थी। इसने अपने दरबार में कुछ कृत्य किए थे जो लगता है कि यह क्रूर थे, ठीक है। जिसमें एक है, इसने ईरान के जो फकीर थे, ईरान के फकीर सीदी मौला, ईरान के फकीर सीदी मौला को इसने हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया था, ठीक है। ये इसके काल की कह सकते हैं बड़ा ही दुखद घटना मानी जाती है। जिस प्रकार इसका कैरेक्टर था उससे ये चीज सूट नहीं करता है। उससे इतने खपा थे ईरान के फकीर सीदी मौला से, उसको हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया, ठीक है। सीदी मौला थे कौन? यह सूफी संत थे, सूफी संत और शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर के शिष्य थे। जो शेख फरीदुद्दीन गजे शंकर, बाबा फरीद जिसको कहते हैं, उसी के ये चेला थे, उसी के शिष्य थे। इसके अलावा इसके काल में और एक विद्रोह हुआ था, कड़ाम मानिकपुर। कड़ाम मानिकपुर के जो सूबेदार थे, ठीक है, कड़ाम मानिकपुर के जो सूबेदार थे मलिक छज्जू, यानी उसका दूसरा नाम था किस्लू खान। मलिक छज्जू जिसका दूसरा नाम था किस्लू खान ने 1290 में विद्रोह किया और सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली। और फिर इसी कड़ाम मानिकपुर के सूबेदार के विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन को भेजा था, ठीक है। और यहां पर जब अलाउद्दीन गया तो अलाउद्दीन खिजली भी बागी हो गया और बाद में देखिएगा वही अलाउद्दीन खिजली अपने चाचा की हत्या कर गद्दी प्राप्त कर लेता है। तो कड़ाम मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू का विद्रोह भी इसी के काल में हुआ था। हालांकि इस विद्रोह वो दबाने में सफल रहे अलाउद्दीन के माध्यम से, और मलिक छज्जू ने सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण कर ली थी, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसी प्रकार इसकी उदारता का और एक एग्जाम्पल है। उदारता का एग्जाम्पल है कि रणथंभौर को इन लोगों ने बहुत दिनों से किलेबंदी करके रखा था, घेरेबंदी करके, ताकि जो राजपूत शासक है वो ज्यादा उछलकूद ना कर सके, है ना, ज्यादा स्वतंत्र ना रह सके। तो रणथंभौर की जो घेराबंदी हुई थी इसने उसको खोल दिया, घेराबंदी क्या के उठा दिया। प्रथम घेरा को 1291 में और दूसरा घेरा को 1292 में इसने उठा दिया, सैनिकों को वहां से हटा लिया। क्यों हटा? ये कहता था तो वह मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत की ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता है। वह कहता था कि मुसलमान के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा समझता है, यानी उसके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार का शासक था। वह कहता था मुसलमान का एक बाल भी कुछ नहीं होना चाहिए, अगर एक बाल भी कुछ होता है उससे कीमती जो है ना मेरे कुछ नहीं है। एक बाल के लिए मैं ऐसे 100 किलो को त्याग सकता हूं, ठीक है। रणथंभौर अभियान, रणथंभौर जिनका अभियान था, इसी समय ताजुद्दीन कुच्ची ने सुल्तान जलालुद्दीन को मारने की भी योजना बनाई, लेकिन बाद में उसको माफ कर दिया गया। क्यों? जब वो यहाँ पर अपने कह सकते घेरेबंदी को हटा रहा था तो इसे अच्छा नहीं लगा, ताजुद्दीन कुच्ची को अच्छा नहीं लगा कि ये बेकार का शासक है, ये तो हम लोगों को ही बर्बाद कर रहा है, क्यों ना इसको मार दें। यह उनकी हत्या पे उतारू हो गया था, लेकिन बाद में पता चल गया कि हत्या करने वाला, फिर से पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर इसने माफी मांग ली, इसको फिर छोड़ दिया गया। 1292 ईस्वी में मंगोल शासक हलाकू के पुत्र यानी पोता अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसे पराजित किया। यानी सैन्य दृष्टिकोण से भी कमजोर नहीं था, भले ही दयालु किस्म का व्यक्ति था, लेकिन युद्ध किया तो मंगोल को भी हराया, ठीक है। मंगोल हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला को हराया। तो अब्दुल्ला का आक्रमण किसके काल में हुआ? जलालुद्दीन खिलजी के काल में। कब हुआ? तो 1292 ईस्वी में। देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को आप देखिएगा और फिर आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आप इस पीडीएफ नोट्स को देखकर या फिर उसको नोट कर सकते हैं, जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। जलालुद्दीन ने
मंगोलों के प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। जो मंगोल थे विदेशी आक्रमणकारी, उसके प्रति भी उदारता की नीति अपनाई। सोचिए किस तरह का व्यक्ति था। और इस उदारता का परिचय उसने दिया क्या किया, अपनी एक पुत्री का विवाह चंगेज खां के वंशज मंगोल सरदार उलुग खां के साथ कर दिया। यानी उनसे संबंध स्थापित कर लिया, रिश्तेदार बना दिया, मंगोलों को अपना रिश्तेदार बना लिया और उलुग खां से अपने पुत्री की शादी कर दिया। उलुग खां और उसके मंगोल जो भी अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, उसने यहाँ पर इस्लाम ग्रहण किया और इंडिया में वो भारत हिंदुस्तान में रहने लगे। और इसे जो उनका जो उलुग खां था और उनके जो अनुयायी थे जो यहाँ रहते थे, उसको इतिहासकारों ने क्या नाम दिया, नवीन मुसलमान। नवीन मुसलमान, तो नवीन मुसलमान कौन हो गया, जलालुद्दीन खिलजी के दामाद उलुग खां और उसके अनुयायियों का जो समूह था उसे ही नवीन मुसलमान कहा गया। ठीक है, नवीन मुसलमान कौन थे, बेसिकली मंगोल थे। नवीन मुसलमान कौन थे, मंगोल थे। और मंगोल में कौन, उलुग खां और उसके अनुयायी को हम लोग कहते हैं नवीन मुसलमान। दिल्ली के आसपास ये लोग बस गए, दिल्ली के आसपास ही रहने लगे नवीन मुसलमान, और एक मुगलपुरा बस्ती भी बनाई। ठीक है, मुगलपुरा नामक बस्ती बनाई, जहां पे कौन रहते थे, जो कि मंगोल थे और भारत में रहने लगे उलुग खां के नेतृत्व में, उसी लोगों ने मुगलपुरा नामक बस्ती बनाई। दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के समय हुआ, लेकिन जो दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ उसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, तो दक्षिण भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन के समय 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में हुआ। तो दक्षिण भारत में पहला अभियान किसने किया, किसके शासनकाल में हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जो इसका भतीजा था। कब किया, तो 1296 ईस्वी में। पहली बार दक्षिण भारत के किस राजा के खिलाफ अभियान चला, तो रामचंद्र देव के खिलाफ। ये कहां के शासक थे, देवगिरी के शासक थे। जितना हमने अंडरलाइन किया हर एक इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन, जब ये इस अभियान से आया, दक्षिण भारत के अभियान से, इससे काफी ज्यादा धन मिला और इसके पास शक्तिशाली सेना तो थी ही। तो इसका था मन का जो लालसा है ना, वो जाग गया और लगा कि हम सब कुछ जीत कर दे रहे हैं, तो क्यों ना हम ही शासक बन जाए। और जैसे ही वहां से ये आए 1296 में, उसने कड़ा में गंगा नदी के तट पर छल पूर्वक जलालुद्दीन का वध कर दिया, उसकी हत्या कर दी। और सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन के पुत्र अरकली खां समेत उसके परिवार के सभी सदस्यों का कत्ल कर दिया। पहले तो जलालुद्दीन को मारा ही, इसके बाद फिर उसके पुत्र को भी मार दिया, उसके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी, ताकि बाद में कोई फिर सर उठा ना सके। सबको अभी ही उसने खत्म कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं जलालुद्दीन के शासनकाल का अंत हो जाता है और अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते हैं और वह दिल्ली सल्तनत के सबसे महान शासक बनते हैं। क्या था उसका कार्यकाल, ए टू जेड जानेंगे, क्या क्या उसकी उपलब्धियां रही, क्यों वो सबसे महान शासक कहलाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने की जो विधवा थी मल्लिका ए जहान, जलालुद्दीन खिलजी की जब हत्या हो जाती है, उसकी विधवा है जिसका नाम क्या है, मल्लिका ए जहान, उसकी पत्नी जिसका नाम था मल्लिका ए जहान, उसने अलाउद्दीन खिलजी को शासक मानने से इनकार कर दिया, शासक मानने से इनकार कर दिया। और जो जलालुद्दीन खिलजी का मल्लिका ए जहान से उत्पन्न पुत्र था कद्र खां, इसको रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन हालांकि बाद में अलाउद्दीन जीत गए और इसकी भी हत्या कर दी और फिर वो सत्ता पे काबिज हो गए। लेकिन इसने मल्लिका ए जहान ने अपने पुत्र कद्र खां को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था और रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो मानता था राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, वह उदार निरंकुशवादी था। बताइए, एक दिल्ली सल्तनत का मुस्लिम शासक इस प्रकार का सोच रखता है, राज्य जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, वह उदार निरंकुशवादी था। राजतंत्र था, शासक निरंकुश था, उसकी शक्तियों पर कोई अंकुश नहीं था, लेकिन ये
बिल्कुल निरंकुश नहीं थे, या उदार निरंकुश इसको बोल सकते हैं ना, जनता के प्रति सोचते थे, उदारता का भाव रखते थे, इस प्रकार का शासक था। ये जो स्टेटमेंट है इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सारा स्टेटमेंट पूछा जाता है कि कौन सा शासक ऐसा मानता था कि जो दिल्ली सल्तनत है वह पूर्णतः इस्लामिक सत्ता नहीं हो सकती है। कौन सा शासक था जो यह मानता था कि राज्य का शासन जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? जलालुद्दीन खिलजी। इन चीजों को याद रखना है। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना की। दीवाने वकूफ नामक विभाग किसने बनाया, ये भी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा। ये किसने बनाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये क्या करता था? राज्य में जो व्यय होता था, खर्च होता था, ठीक है, उसका वो हिसाब रखता था। राज्य के खर्चे का हिसाब रखने वाला कौन था? दीवाने वकूफ। जलालुद्दीन खिलजी ने निकट संबंधी मलिक अहमद चप को अमीर हाजिब पद पर नियुक्त किया। अहमद चप जलालुद्दीन के परिवार का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समर्थक था। तो दीवाने वकूफ नामक विभाग किसने बनाया? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसी में एक प्रश्न आपसे आ सकता है, दीवाने अर्ज किसने बनाया? तो दीवाने अर्ज किसने बनाया था? बलबन ने। दीवाने अर्ज बलबन ने। दीवाने वकूफ जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने वकूफ का काम क्या था? राज्य के व्यय का हिसाब रखना। मलिक अहमद चप को अमीर हाजिब बनाया। अमीर हाजिब क्या करता था? दरबार में जो भी राजा से मिलने आता था उसका वो डाटा रखता था, ठीक है। कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा उसका पूरा हिसाब। जानी कह सकते हैं कि अगर आपको मिंट्री लेना है, मीटिंग करना है राजा के साथ, तो पहले आपको दीवाने अमीर हाजिब के पास जाके आपको परमिशन लेना पड़ता था। उसी का वो पूरा मिलवाता था लोगों से। जिसको लगता था मिलना चाहिए मिलाता था, जिसको लगता नहीं मिलना चाहिए वो नहीं मिलाता था। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली लखनौती के मध्य फैले जंगलों को भी साफ कराया। दिल्ली और लखनौती के मध्य जो जंगल था उसको किसने साफ कराया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने साफ कराया। क्यों साफ कराया? क्योंकि यहाँ पर चोर उचक्के जो गुंडे थे ना वहां पर छिपते थे, ठीक है, लुटेरे छिपते थे। इसको जगह मिल जाता था, आश्रय मिलता था छुपने का। इसलिए जब उन जंगलों की कटाई कर दी तो इनके ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ा और ये जो डाकू थे, ठग थे, इन सभी को वहां से भागना पड़ा और इस प्रकार लोगों को काफी राहत मिली। अमीर खुसरो इसके कार्यकाल में था, लेकिन वह क्या था? शाही पुस्तकालयाध्यक्ष, ठीक है, लाइब्रेरी का जो हेड है ना उसका हेड थे वो, लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे, पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। अमीर खुसरो जलालुद्दीन के काल में किस पद पर था? शाही पुस्तकालय, यानी राजा का जो पुस्तकालय था, राज्य के पुस्तकालय, वहां के अध्यक्ष थे। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन के वजीर थे। जलालुद्दीन के वजीर कौन थे? ख्वाजा खातिर। तो ये आपका जलालुद्दीन खिलजी से जुड़ा सेशन था। कल के क्लास में इस वंश के ही नहीं बल्कि पूरे हम लोग दिल्ली सल्तनत के सबसे महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, अगर आप सभी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप जेट पेपर 2 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे एप्लीकेशन पे जेट पेपर 2 की क्लासेस चल रही है और जेट पेपर 2 में यहाँ पे देखिए हिस्ट्री की क्लासेस है। जेट पेपर 2 में अलग अलग विषयों की क्लास, यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास है, यहाँ पे सोशियोलॉजी की क्लास है। अगर आपको पेपर 1 करना, पेपर 1 की भी क्लासेस यहाँ पे, पेपर 1 की भी क्लासेस है। आपको जो भी क्लासेस में चाहिए अभी भी एडमिशन ऑन गोइंग है, एडमिशन आप ले सकते हैं। किस प्रकार लेंगे एडमिशन? इसी वीडियो के नीचे हमने अपने एप्लीकेशन का लिंक दिया है, इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है? स्टोर सेक्शन पे जाना है। इसके बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। स्टोर पे जैसे जाइएगा सभी कोर्स इस प्रकार आपको दिखने लगेगा। जिस भी कोर्स में आपको एंट्री चाहिए आप उसको क्लिक कीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हुआ, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी तकनीकी जानकारी दे दी जाएगी कोर्स से जुड़ी हुई। तो 7541840154 इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सभी आवश्यक जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।